वैद्युत बल रेखाएं। अब तक हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने ग्राफी विधि से वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने की कोशिश की। माइकल फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं को निरूपण करने के लिए ग्राफी विधि में काल्पनिक रेखाएं अथवा खुले वक्रों का प्रयोग किया। वैद्युत क्षेत्र रेखा अथवा वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं अथवा खुले वक्र हैं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्षेत्रफल की तीव्रता का परिमाण प्रदर्शित करता है। जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता प्रबल और जहां पर दूर दूर होती हैं वहां पर क्षीण होती है। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी क्षेत्र की दिशा तथा वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रबलता को दर्शाता है तथा विरलता क्षेत्र की क्षीणता को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि ऋणावेश से उत्पन्न बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तथा ऋणावेश पर अनंत से आके पहुंच रही। धनावेश और ऋणावेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। द्विध्रुव के केस में यह स्थिति देखने में आती है। हम जानते हैं द्विध्रुव में जो दोनों विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण की शक्ति को वैद्युत बल रेखाएं दिखाती हैं कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाती हैं और वैद्युत बल रेखाओं की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसके कारण ऋण आवेश को धन आवेश अपनी तरफ आकर्षित करता है। अर्थात धनावेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र ऋणावेश को आकर्षित करता है अथवा ऋणावेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अर्थात यह चित्र आकर्षण को दर्शाता है। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सपोज करते हैं, मानते हैं यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर अभी हमने बताया कि किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। चूंकि यहाँ पर दो क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उस बिंदु पर दो क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। और अभी पहले हमने पढ़ा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कभी भी एक दूसरे के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। अतः उपरोक्त परिकल्पना मेरी गलत हुई और हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगले प्रॉपर्टी पर हम बात करने वाले हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, अर्थात अलग अलग आवेशों का अस्तित्व होता है। जबकि हम सब लोगों ने पढ़ा है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं, वहाँ पर डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जबकि वैद्युत में अलग अलग ध्रुव पाए जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे का जो कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, जिसके कारण विलगित आवेश अथवा मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। एक समान क्षेत्र की बल रेखाएं अगर समांतर हों, समान दूरी पर हों, तो वह कौन सा क्षेत्र प्रदर्शित करता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। यदि बल रेखाएं कहीं पर पास पास और कहीं पर दूर दूर हों, तो यह कौन सा क्षेत्र प्रदर्शित करता है? यह एक असमान क्षेत्र प्रदर्शित करता है।
देखें, यदि दो धनावेशित आवेश हैं अथवा दो ऋणावेशित आवेश हैं, अथवा हम कह सकते हैं समान प्रकृति के यदि आवेश हों, तो उनके द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं धनावेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जब कोई धनावेश लेके आते हैं तो उसी की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में बल रेखाएं होती हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ बल रेखाएं उत्पन्न करती हैं, अर्थात ये और बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं डोरी की भांति सिकुड़ भी सकती हैं और अपने स्थान सिकुड़ भी सकती हैं तथा अपने आकार को परिवर्तित भी कर सकती हैं, जिसके कारण समान आवेश के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और उपरोक्त परिघटना प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। किसी बिंदु आवेश से किसी धात्विक प्लेट पर जाने वाली बल रेखाएं धात्विक प्लेट के अंदर नहीं गुजरती हैं, बल्कि उसकी सतह पर अभिलंबवत पड़ती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्यों धात्विक प्लेट के अंदर नहीं जाती? उसके पीछे वजह है, यदि वैद्युत बल रेखाएं धात्विक प्लेट के अंदर चली जाएंगी तो धात्विक प्लेट में अगर अंदर जाएंगी तो उस पर चूंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, बल के कारण इलेक्ट्रॉन गमन करने लगेंगे। चूंकि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जो स्थिर वैद्युतिकी की सीमा के परे हो जाएगा। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव तल के अवलंबित होती हैं। चूंकि यहाँ पर धनावेश से बल रेखाएं निकल रही हैं, इस पर ऋणावेश है, तो धन आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं धात्विक तल पर पड़ेंगी और उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना चाहेंगी, परंतु आकर्षित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला बिंदु, हम जानते हैं किसी चालक खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। चूंकि सभी आवेश चालक की बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जब आवेश नहीं तो क्षेत्र नहीं, इसके कारण एक समान खोखले गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं उस गोले की सतह के अवलंबवत त्रिज्य रूप में बाहर की तरफ होती हैं, तब गोले के अंदर कोई भी वैद्युत बल नहीं पाया जाता है। यही वैद्युत शील्डिंग वैद्युत रक्षक कवच के भांति प्रयोग करता है और हमें बरसात और बिजली की गड़क के समय हमें निर्देश दिया जाता है कि हम अपने कार के अंदर रहें, जिससे हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यदि कार के ऊपर तड़ित आघात अगर होगा तो कार के अंदर बैठे व्यक्तियों पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी आवेश होगा वह पूरी तरह से कार के ऊपर गिर जाएगा, कार के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तथा टायर के माध्यम से वह नीचे चला जाएगा।